नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। शुरुआत से बात करेंगे, कब इसको प्रपोज किया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई और अभी इसका कितना काम हो चुका है और कहाँ कहाँ पर इसका काम चल रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाली है, तो इसको एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ देखने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में बनने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 90 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ में बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ में हमारी जो लोकल इकोनॉमीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करने वाली है। अब बात करें हम लोग इसकी शुरुआत के बारे में, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब 2008 में चाइना के बीजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स है ये होने वाले थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओलंपिक्स का इन सारी चीज़ों से क्या लेना देना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो जापान को काफ़ी सारी आयरन ओर जो है ये एक्सपोर्ट करता था। और हुआ क्या कि चाइना के अंदर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इन ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, तो ये सारा जो प्रोडक्शन है ये चाइना से चाइना को शिफ्ट कर दिया गया जापान से। अब यहाँ पर जो जापान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने यहाँ पर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से जो आयरन ओर है उसको लेने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से इसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और इसी के साथ में इतना सारा सामान एक साथ में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था जापान के लिए। अब दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये जापान के साथ में आगे जाकर फ्यूचर में ना हो, इसलिए यहाँ पर जो जापान के एम्बेसडर हैं ये यहाँ पर इंडिया आए और हमारी जो गवर्नमेंट है उसके सामने ये जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल रखा और कहा कि हम लोगों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं इनका एक तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। और एग्जांपल दिया कि जापान के अंदर भी यहाँ पर हमारा जो टोक्यो से लेकर ओसाका है इसके बीच में इस तरीके के कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा लगा, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हाइप मिली, सब लोगों ने इसका अप्रिसिएशन किया, जिसके बाद में 2006 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है और हमारी जो जापानीज़ गवर्नमेंट है इनके बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। अब दोस्तों दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में बनने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 1483 किलोमीटर के स्ट्रेच में डेवलप किया जाने वाला है। और स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि इस कॉरिडोर के अंदर 24 इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है इनको पूरी तरह से आप बोल सकते हैं फोकस किया गया है या फिर यहाँ पर बनाए जाएंगे। जिसमें से अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट सेक्टर की, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए 200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये अलॉट किया गया है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये यहाँ पर अलॉट किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 लेन एक्सप्रेसवे, 2 मास ट्रांजिट बस सिस्टम, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन, कई सारे पावर प्रोजेक्ट और 3 लॉजिस्टिक हब्स का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बैकबोन होगा, जिसका काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर एक एस्टिमेट सामने निकल कर आया है, जहाँ पर उन लोगों ने ये बताया है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इनको यहाँ पर जो जॉब वगैरह है ये मिलने वाली है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और सामने निकल कर आई है और वो ये निकल कर आई है कि 2025 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका GDP के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बढ़कर 25% तक पहुँच जाएगा, जो कि करेंटली 2018 में 14.8% पर स्टैंड कर रहा था। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और जो है जो कि यहाँ पर सामने निकल कर आती है वो ये है कि 90% फंडिंग जो है इस कॉरिडोर की वो पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर PPP मॉडल पर करी जाएगी और बची हुई 10% फंडिंग जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी, जो कि जापान दे रहा है यहाँ पर 4.5 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट। अब दोस्तों ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत की 6 स्टेट से होकर गुजरेगा। सबसे पहला है दिल्ली, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक नया इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा और 3500 मेगावाट पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ में नोएडा में स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी और यहाँ पर लॉजिस्टिक हब भी होगा और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। इसके बाद आता है हरियाणा, यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे और 2 इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा और यहाँ पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तीसरा है राजस्थान, यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे और 3 इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ में स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट भी किया जाएगा और लॉजिस्टिक हब भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। चौथा है मध्य प्रदेश, इसमें 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे और 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे। इसी के साथ में यहाँ पर विक्रम इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से एक स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट भी किया जाएगा, जो कि उज्जैन के पास में होगी।
पांचवा है गुजरात, यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ में 3 इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ में अहमदाबाद में रैपिड ट्रांजिट बस सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और ऑपरेशनल भी है। और भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी यानी कि धोलेरा भी यहीं पर बनेगी, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली होगी और इसमें एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। छठी और आखिरी स्टेट है महाराष्ट्र। इसके अंदर 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 2 इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ में डिग्गी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया और 3 नई स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें औरंगाबाद स्मार्ट सिटी शामिल है, जिसे 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में 8 लेन एक्सप्रेसवे जो है इसका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे कि हमारा दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच का जो ट्रैवल टाइम है ये 24 घंटे से कम होकर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर आप लोग को इसकी लिंक जो है ये हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। इसके ऊपर क्लिक कर आप लोग इस एक्सप्रेसवे के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वो भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ही बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर मुंबई के बीच में और अहमदाबाद के बीच में जो हमारी आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। 2006 में ऑन पेपर आने के बाद में इस जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो प्रोग्रेस है हम लोगों को देखने के लिए मिली है। 2007 में इसका जो ब्लूप्रिंट है पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। 2008 में हमारी जो DMIC है यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया, जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट को और इसी के साथ में जो पूरी तरह से हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको प्रमोट करता है। इसके बाद में यहाँ पर 2011 में इसको ऑफिशियली आप बोल सकते हैं एक तरीके से लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं ये ऑन गोइंग चल रहे हैं। इन सभी के साथ में हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसका जुलाई 2020 तक 60% काम जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और अगले साल दिसंबर तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर जो काम है इसको किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2023 तक इसका जो काम है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी के साथ में अगर हम लोग